Hello everyone, welcome back to my channel. I am Garima Singh and in today's video we'll start a new chapter which is all about organization of data. We'll also learn about the classification of data. Starting our new chapter today, which is chapter number 4, which is all about organization of data. Okay, so let me give you a quick revision here. We have done 2 chapters here. Firstly, we have seen the basic economics term regarding to economics as well as the statistical part of economics. And secondly, we have done about the collection of data. Now we'll be doing the organization of data. When I was teaching you the very first chapter, there I have told you about the various stages of statistical study. The stage 1 was related to the collection of data and the second stage was related to the organization of data, right? तो हमने collection of data कर चुके हैं. अब second stage की बात है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. नाम से ही पता चल रहा है अब हम डेटा को प्रॉपर वे के अंदर विल ऑर्गेनाइज इट. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा हम क्यों करते हैं? हम किसी भी चीज को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं? बहुत सिंपल है, इन ऑर्डर टू फंक्शन वेल. छोटा सा एग्जाम्पल है, इफ योर वार्डरोब इज बैडली ऑर्गेनाइज्ड. ओके, आपके कपड़े इधर उधर कहीं पड़े हैं, आपको अब कहीं जाना है अचानक से. विल यू बी एबल टू फाइंड आउट द प्रॉपर क्लोथ्स? नो, बिकॉज योर वार्डरोब इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड. सिमिलरली अगर आप अपनी वार्डरोब को पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में रखो कि दीज आर द क्लोथ्स आई नीड टू वेयर व्हेन आई विल बी गोइंग आउट, आपका काम इजी हो गया. यू जस्ट क्विकली गो एंड ओपन इट एंड पिक आउट योर फेवरेट क्लोथ्स, वेयर इट एंड लीव. सेम बात है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में. डेटा को कलेक्ट तो कर लिया हमने, राइट? अगर उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा, उसको अरेंज नहीं किया जाएगा, विल इट बी पॉसिबल फॉर द वन हु इज इन्वेस्टिगेटिंग हियर टू स्टडी द डेटा? नो, बिकॉज डेटा इज बीन रैंडमली कलेक्टेड, राइट? तो उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है. सो सिमिलरली दिस चैप्टर डील्स विद द सेकेंड स्टेज ऑफ statistical study, which is all about organization of data. Okay, now let's quickly move to the definition of organization of data. So defining organization of data, it refers to the arrangement of figures here that the collection of data has happened. Okay, the raw information which the investigator has collected, right? So it refers to the arrangement of figures in such a form that the comparison of mass of similar data may be facilitated and further analysis may be possible. मतलब आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उन फिगर्स को यू आर नाउ अरेंजिंग इन सच अ मैनर कि कल को अगर आप स्टडी करो तो योर कंपैरिजन ऑफ सिमिलर डेटा. मैंने बताया था ना तब हम डेटा कलेक्शन के बारे में बात कर रहे थे. सबसे मेजर हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए जब हम सेकेंडरी डेटा कर रहे थे, राइट? कि अगर हम उस पर रिलाई करना है तो लेट्स फर्स्ट चेक कि उसकी सेम यूनिट है कि नहीं, राइट? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा भी सेम बोलता है कि जो सिमिलर डेटा है उसको सेम जगह में हम अरेंज करेंगे. सेम चीज़ों को एक जगह पे प्लेस करके क्या फ़ायदा होगा? इट विल बी ईजियर फॉर द इन्वेस्टिगेटर टू मेक द कंपैरिजन. दोनों सेम चीज़ में ही तो कंपैरिजन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ एवरेज हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लास, तो आई विल बी मेजरिंग द हाइट ऑफ ईच स्टूडेंट, राइट? ये तो है नहीं एक का हाइट मेजर कर रही हूँ एक का वेट मेजर कर रही हूँ. ओके, देयरफॉर organization of data deals with the arrangement of figures in such a way that the comparison of mass of similar data may be facilitated, means which could be carried out and further the data could be easily analyzed. Okay, an important method of organization of data is to distribute all the figures of similar data into different class on the basis of their characteristics. Important method क्या है organization of data में? हम कैसे organize कर पाते हैं डेटा को? अगर हम उस डेटा को divide कर दें class wise. Okay, class wise मतलब अगर मुझे for example मुझे average height निकालनी है. Okay, तो मैंने सब बच्चों की हाइट लिखने स्टार्ट कर दी. ओके, तो मैं उस हाइट को कैटेगराइज वाइज कर देती हूँ. अप टू 170 सेंटीमीटर इतने बच्चे हैं,
अप टू 160 सेंटीमीटर इतने बच्चे हैं, तो मैंने उनको क्लास में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई कौन सी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या इसकी हाइट 160 सेंटीमीटर्स तक है तो मैं उसको क्लास 1 में डाल दूंगी, अगर उसकी हाइट 170 मीटर्स में है तो मैं उसको क्लास 2 में डाल दूंगी, राइट। Therefore, a very important method in organization of data is to distribute these data or the information or the figures into different class on the basis of their characteristics, right? And now this method is known as the classification of data. Okay. So why do we classify the data? In order to convert the raw data into a meaningful data और into a statistical series of data. हम classification collection of data के बाद second stage में why do we talk about the classification or organization of data? It is because we now want to convert this raw data into a meaningful data or a meaningful statistical series. Okay, जिससे ये ना लगे कि randomly कुछ भी हमने collect किया हुआ है उसका कोई meaning ही ना है, उसको मीनिंग ऐड करने के लिए वी नीड टू क्लासिफाई द डेटा इन अ प्रॉपर मैनर. ओके, एंड द चैप्टर डील्स विद दिस चैप्टर विल बी स्टडिंग फर्स्टली अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड देन विल स्टडी द कन्वर्जन ऑफ रॉ डेटा इनटू वेरियस स्टैटिस्टिकल सीरीज. ओके, सो दिस इज all what we are going to study in this chapter which says the organization of data. Okay, so this was the basic introduction, and just to make you understand what is the meaning of the title of the chapter and what are we going to study in this chapter. I hope the definition and the meaning is clear to you all. So our chapter starts with the very first subheading which says what is classification. Okay, ये question है कि हम classification word से क्या समझते हैं, right? So let me first give you one illustration or an example so that the idea about this term classification is clear to you all. So suppose there is a locality which have 200 families staying here. Okay, so there is one investigator Ram. He wants to now collect the data from this locality and find out the several study regarding this locality. Okay, he need to find out what is the actual standard of living that people are having in this locality. Okay, so in order to find the standard of living of this 200 families of this locality, what this investigator needs to do? He needs to collect data regarding the income, the expenditure, education, size of the family, religion, etc. Okay, so in order to collect this data, Ram goes to the locality and collects it. Now he has the data. Okay, will this data be helpful for Ram unless and until he organize it in a proper way? No, because उसने जाके randomly 200 families से collect तो कर लिया है. अब 200 families are different from each other. Okay, तो राम को उसको स्टडी करने के लिए what he needs to do it, he first need to arrange them in a proper classification. Like he'll arrange the families according to the income, like the families who are earning more than like 15,000 per month and the families who are earning less than 500 a month. Okay, so category wise, class wise इसको पहले arrange करना पड़ेगा, कितना खर्चा करते हैं, कितने एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उस हिसाब से भी इसको अरेंज करना पड़ेगा. फिर he'll arrange on the basis of the education. Similarly, he'll divide the whole data into different categories or the different class. After dividing or arranging the data that he has collected, now this data will become a meaningful data for Ram. Why? Because now he can easily study and relate the similar things at one place. उसने ऑर्गेनाइज कर दिया, अरेंज कर दिया. नाउ उसके लिए इजी हो जाएगा टू मेक द कंपैरिजन बिटवीन द सेम कैटेगरीज, राइट. देयरफॉर दिस इज ऑल व्हाट द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा डील्स विद. Therefore, in order to make the raw data meaningful, the data must be classified. इतना तो हमें एम ऑब्जेक्टिव इसका पता चल गया है. हम क्यों क्लासिफाई करते हैं, क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं, in order to make a raw data meaningful, right? And now
talking about the each divisions that we make while classifying the data. This each division is called class. हम कैटेगरी वाइज तब डिवाइड करते हैं, उसको each division को हम बोलेंगे class. Okay, and the process of doing it, dividing the data into divisions or different categories, the process of doing that is known as the classification of data. Okay, जब हम उसको divide करते हैं, that each division is called class, and the process जिससे हम continuously कर रहे हैं उसको, जिस process को हम क्या बोलेंगे? Classification. Okay, as I have every time told you from my very first videos that whenever you are doing any concept in economics, it is very necessary for the one to give the definition in term of some economist related to the concept, right? बताया है ना कि कोई भी टॉपिक करते हो तो उसके साथ जो रिलेटेड हमारा इकोनॉमिस्ट है, कोई प्रोफेसर है, उन्होंने कुछ डेफिनेशन दी है, तो आपको वो एज इट इज लर्न करके यहाँ लिखना है in order to make your answer more attractive and you will be able to score really good in exam. Okay, this is the trick number 1 which everyone should follow in the subject economics, right? And guys, remember, you need to learn this definition word by word. You cannot change it, right? So learn it by heart it. Then in terms of Corner, his professor, he said classification of data is a process of arranging things into groups or classes according to the resemblance and gives the expression of unity among diversity. क्या बोला इन्होंने बोला क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या है? तो अब हम ये एक प्रोसेस है जब हम जो सिमिलर जो चीज़ें हैं, एक जैसी जो चीज़ें हैं, उनको एक ग्रुप में और एक क्लास में हम अरेंज कर देते हैं. किस बेसिस पे हम अरेंज करते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर सेम हो, रिजेम्बलेंस हो, ओके, रिजेम्बलेंस मतलब सिमिलर रहेंगी, उनको हम सेम ग्रुप और क्लास के अंदर अरेंज कर देंगे. एंड इससे हमें क्या एक्सप्रेशन मिलता है, क्या देखने को मिलता है? दैट जो सेम चीज़ें हैं वो एक साथ अरेंज की गई है. देयरफॉर इट सिग्निफाइज यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी. डिफरेंट हमने डेटा कलेक्ट किया है एंड बाय अरेंजिंग देम वी आर नाउ यूनाइटिंग द सेम डेटा इन अ प्रॉपर मैनर. तो जो सिमिलर चीज़ें हैं वो एक साथ प्लेस है, राइट? तो उससे क्या दिखाई देता है? यूनिटी अमंग द डाइवर्सिटी. दिस इज व्हाट द कॉर्नर इज ट्राइंग टू से, that classification of data is a process of arranging things in groups or classes according to the resemblance and it gives the expression of unity among the diversity. So from the above definition of classification, we get to know about two important features of the word classification or the term classification of data. What are the two important features? One is that data is divided into different groups. कि जो डेटा है हमारा, इंफॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट की, किसी इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट की, इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और डिवीजन विच आर कॉल्ड क्लासेस, राइट? एंड द सेकेंड थिंग विच कुड बी फाइंड आउट फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इज दैट डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज. ओके, अगर सेम चीज़ है, रिजेम्बलेंस है हमारी डेटा के अंदर, तो जो सेम चीज़ें हैं उनको एक साथ प्लेस किया जाएगा, राइट? सो बेसिकली डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन टेल्स अस और सजेस्ट अस अबाउट द टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. One is that data is divided into different groups or classes, and second is data is classified on the basis of similarities. Therefore, another thing what we get to know from this definition is if the characteristics or the qualities of the data changes, it will lead to the change in class, right? क्योंकि सेकेंड फीचर क्या बोलता है? सिमिलैरिटी के बेसिस पे हमने उसको क्लासिफाई किया है, अरेंज किया है, राइट? अगर उस डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होगी या उसकी क्वालिटीज चेंज होती है, therefore the change will lead to the change in the class. Okay, so let's now discuss what is the objective behind classification of data. Number one objective of classification of data is to simplify and to get the briefness of the data, right? अगर हम डेटा को जो कलेक्ट किया हुआ है उसको in order to make it simple and brief, one need to classify or arrange the data into different class or categories. Okay, example है, बहुत simple सा है.
द सेम एग्जाम्पल ओनली जो मैंने आपको अपने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में दिया था, राइट? कि अगर आपकी वार्डरोब में इफ यू हैव अरेंज डिफरेंट सेक्शन of your clothes, that this section is basically for my denims, this is basically for my t-shirts, these are my traditional clothes, and these are my day-to-day wear. Similarly, you have classified your wardrobe. Okay, so अगर आप तो अपनी wardrobe खोलोगे, it is very simple and brief. आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, अच्छा ये सेक्शन के अंदर ये कपड़े हैं, इस सेक्शन के अंदर ये पर्टिकुलर क्लोथ्स है, राइट? लेकिन लेट्स टेक द ऑपोजिट केस, आपने उसको अरेंज नहीं किया हुआ है, आपने रैंडमली सारे कपड़े उसके अंदर ठूस दिए हैं। ओके, व्हेन यू विल ओपन अप योर वार्डरोब, विल यू बी एबल टू फाइंड अप योर क्लोथ्स? आंसर इज नो, बिकॉज you do not have a clear idea what all clothes do you have in this wardrobe, right? So therefore, number one objective is similar, that in order to make the data or the information simple and brief, भाई बिल्कुल सिंपल और देखते ही समझ में आए कि दिस इज पर्टिकुलरली अबाउट व्हाट इज द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड थिंग, यूटिलिटी। यूटिलिटी इज यूज, राइट? अगर आपने अच्छे से डेटा को क्लासिफाई किया है, उसकी यूटिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? बिकॉज नाउ यू नो वेयर आर योर थिंग्स प्लेस्ड, ओके, एंड व्हाट व्हेनेवर यू रिक्वायर अ पर्टिकुलर थिंग, you can just quickly go into a particular class or the division where you have placed the similar things together, right? अगर आपने अरेंज किया है तो therefore यूज या उसकी यूटिलिटी भी इंक्रीज होती है। ओके, देन एग्जाम्पल सेम ही रखते हैं, आपने वार्डरोब को अच्छे से अरेंज किया हुआ है, आपके हर जो कपड़े हैं विदाउट रिपीटिंग द सेम क्लोथ, आप हर कपड़े को यूज कर सकते हो, यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अरेंज किया हुआ है प्रॉपर्ली, आपको पता है आपके पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। वेयर एज आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ तो कई बार क्या होता है, आपको पता ही नहीं कि क्या क्या चीजें अवेलेबल है, तो मे बी वन एंड्स अप यूजिंग वन और टू क्लोथ्स रेपिटेटिवली। देयरफॉर सिमिलर चीज है, यूटिलिटी कम हो जाती है। अगर हमने डेटा को अच्छे से अरेंज किया हुआ है, एक तो वो सिंपल और ब्रीफ हो जाएगा, सेकेंडली उसका यूज जो है, उसकी यूटिलिटी है, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट विच सेज द डिस्टिंक्टिवनेस। डिस्टिंक्टिवनेस मीनिंग क्या है कि आपने अलग अलग चीजों को डिवाइड करके सेम चीजों को एक साथ प्लेस किया है। देयरफॉर यू नो दैट दिस इंफॉर्मेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर पार्ट, राइट? तो डिस्टिंक्ट बनाती है, अलग बनाती है, राइट? देन वी हैव द कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी इज अगर आपने सेम चीजों को साथ प्लेस किया है, इट इज इजियर फॉर द इन्वेस्टिगेटर टू कंपेयर द बोथ इंफॉर्मेशन और डेटा। सेम चीजों को कंपेयर करना इज वेरी मच इजी टू दैट ऑफ कंपेयरिंग द नॉट सिमिलर थिंग्स, राइट? अगर मैं बोलूँ, सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर मुझे हाइट कंपेयर करनी है तो मैं बच्चों की हाइट ही तो मेजर करूंगी। ये थोड़ा ना एक बच्चे की मैं हाइट मेजर कर रही हूँ, दूसरे की मैं वेट मेजर कर रही हूँ। विल आई बी एबल टू गेट ऑन टू अ फाइनल कंक्लूजन और विल आई बी एबल टू कंपेयर द स्टूडेंट्स इफ आई हैव द हाइट ऑफ वन एंड द वेट ऑफ द अदर? आंसर इज नो। कंपेरेबिलिटी कहाँ होती है? व्हेन थिंग्स आर सेम, द मेजरेबल यूनिट्स आर सेम, राइट? देयरफॉर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा हेल्प्स इन द कंपेरेबिलिटी ऑफ द डेटा. Then we have fifth, which is the scientific arrangement. By scientific arrangement means you are now arranging the data into a scientific manner using the bar graphs or the tables or the tabular forms or different various forms that we'll be studying later into this chapter. You are basically scientifically arranging those information, right? Then we have the last one, which says attractive and effective. By classifying the raw information or the data into different categories or classes, this makes your presentation very attractive and very effective. Attractive कैसे? एक तो सब चीज़ें बहुत अच्छे से प्लेस की हैं आपको और आपको पता है कहाँ क्या चीज़ है, तो इफेक्टिव भी हो जाती है वो चीज़। Whereas अगर आपने प्लेस ही नहीं की, उनको अरेंज नहीं किया हुआ है, एक तो बहुत मेसी लगेगा। ओके, एंड इन ऑर्डर टू स्टडी दैट मेसी थिंग, दैट विल बी अ हेडेक टू द इन्वेस्टिगेटर। बहुत मुश्किल हो जाएगा, इफेक्टिवनेस उसकी खत्म हो जाती है।
क्योंकि taking out the meaningful data out of that mess will be a task now. Okay, therefore these were the objectives of the classification of data, which says number 1 was simplification and briefness, second utility, third distinctiveness, fourth comparability, fifth scientific arrangement, and sixth attractive and effective. Okay, objective of classification of data is clear to you all. So another question arises here, what is the principal objective of classification of data? Basically क्यों किया जाता है classification of data? This is what we are studying from the very first minute of this video, right? So similar है, same है, simple सा है. The principal objective is to capture and distinctively present the diverse characteristics of data. कैप्चर करना और अलग अलग डिस्टिंक्टिवली, इंडिविजुअली और डिफरेंटली उस चीज को प्रेजेंट करना, ताकि उसका डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसको खत्म करके हम सिमिलर चीजों को एक जगह प्लेस कर सकते हैं. ओके, so after decoding the definition and the objective of classification of data, let's jump on to the characteristics of classification in data and learn what are the characteristics of classification of data. A good classification consists of all these characteristics. Number 1 is comprehensiveness. Comprehensiveness means the classification should be broad enough to cover all the information into different categories. भाई जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, रॉ इंफॉर्मेशन है हमारी, कुछ भी ऐसा पार्ट उस इंफॉर्मेशन का नहीं लेफ्ट आउट होना चाहिए कि वो किसी भी कैटेगरी में ना आए. Therefore, to be a very good classification, it need to have the very first character, which is called the comprehensiveness or the broadness. Okay, इतना broad enough होना चाहिए that it could take up different information into different categories. Okay, भाई हर information जो collect किया है उसको हर category में place किया जा सके और कोई भी जो information है it does not feel left out. Okay, secondly talk about the clarity. क्लैरिटी मतलब आपने किस बेसिस पे उसको डिवाइड किया है और कैसे उसको अरेंज किया है. सो इन ऑर्डर टू हैव अ क्लैरिटी, द क्लासिफिकेशन शुड बी गुड एंड सिंपल. तभी तो क्लैरिटी आएगी. भाई आपने सिंपल वे में और एक एब्सोल्युटली क्लियर वे में आपने अरेंज किया है कि ये मेरा डेनिम का सेक्शन है, यहाँ सारी जीन्स मिलेंगी, यहाँ मेरी सारी टी शर्ट्स मिलेंगी. तो ऐसे करके आपने डिफरेंट कैटेगरी बनाई हुई थी वार्डरोब में, जिससे आपको क्लियर था आइडिया, भाई यहाँ मेरी ये वाली कैटेगरी ऑफ क्लोथ्स आर प्लेस्ड, राइट. सिमिलरली आपको जो क्लैरिटी होनी चाहिए तभी वो एक गुड क्लासिफिकेशन कहलाएगी. और क्लैरिटी कैसे आएगी? जब हम इंफॉर्मेशन को इन अ वेरी सिंपल एंड अ प्रॉपर वे अरेंज करेंगे. ओके, देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज द होमोजेनिटी. होमो मतलब सेम चीजों को आप एक साथ प्लेस करोगे. Therefore, when the similar things are placed together, it will lead to the homogeneity out of heterogeneity. Hetero मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, उसमें से आपने डाइवर्स चीज़ों में से सेम चीज़ों को एक साथ प्लेस किया. So creating a homogeneity out of heterogeneity. Okay, then fourth is the suitability. Suitability मतलब किस पर्पस को वो इंफॉर्मेशन जो आपने अरेंज की है किस पर्पस को सर्व करेगी. ओके, किस चीज़ को सूट करेगी. तो जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है उसको आपके जो आपने अरेंजमेंट की है इंफॉर्मेशन की, इट शुड बी इन अ सच अ मैनर दैट इट सूट्स योर इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, ये ना हो कि आपने कोई भी डेटा कलेक्ट किया, रैंडमली प्लेस कर दिया और आपकी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड ही नहीं है वो. देयरफॉर उसकी सूटेबिलिटी खत्म हो जाती है. सूटेबिलिटी क्या है? मतलब वो क्या आपकी इन्वेस्टिगेशन के ऑब्जेक्टिव को सूट कर रही है कि नहीं कर रही. अकॉर्डिंगली यू नीड टू डिवाइड इट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज so that your presentation becomes simple, brief and comprehensive as well as clear. Okay, next characteristics which is all about the stability. Stability मतलब आपकी अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो आप उस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट की है उसी के बेसिस पे आप अपना सारा इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन कर रहे हो. रादर आपने कलेक्ट करके रख ली और आपकी इन्वेस्टिगेशन के टाइम
वो आप यूज ही नहीं कर रहे हो, किसी और डेटा पे रिलाई कर रहे हो. Therefore, this will not make your investigation stable. Therefore, in order to have a good classification of data leads to the stability of investigation. Stable बनाती है आपकी investigation को, right? And lastly, we have the elastic. In order to be a good classification, the information should be very much elastic. Elastic क्या होता है? Like your elastic rubber bands. आप जितना स्ट्रेच करो उतना स्ट्रेच हो जाता है और छोड़ते हो तो वापस इट गेट्स इनटू द शेप, राइट? तो आपके ये जो क्लासिफिकेशन है इट शुड बी इलास्टिक. अगर कोई कंडीशन या सिचुएशन चेंज होती है या कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा लगता है कि दूसरे कैटेगरी के अंदर होनी चाहिए, तो इट शुड बी दैट इलास्टिक कि आप उसको एक डिवीजन से निकाल के दूसरी डिवीजन में डाल सकते हो, राइट? So these are the characteristics of a good classification. I am again repeating. Number 1 is comprehensiveness. Second is clarity. Third is homogeneity. Fourth, suitability. Fifth, stability. And lastly, it should be elastic. So this was all about the characteristics of a good classification. The chapter is clear to you all till now. Now we'll see what are the bases of the classification. क्या बेसिस रहती है, क्या बेस है, हम क्यों, कैसे और कैसे क्लासिफाई करेंगे डेटा को. ओके, सो talking about the basis of classification, we have divided this topic into 4 categories. Okay, one is geographical classification, other is chronological classification, third qualitative, and fourth quantitative or numeric. Okay, and talking about the qualitative classification, it could be divided into 2 categories again, simple and manifold. Okay, so by now you just need to memorize कि हम classification basically 4 categories में करेंगे. पहला है geographical, second chronological, third qualitative. Qualitative is further divided into subcategories of simple and manifold, and lastly we have the quantitative or the numeric. Okay, अभी आपको इतनी information enough है. Now let's see each of these in brief कि क्या चीज़ है, किस चीज़ से ये relate करते हैं. Okay. Let's discuss each factor of basis of classification into brief. Okay, now the very first thing here is the geographical or the spatial classification. As the name only suggests, we are now dividing or classifying the data on the basis of geographical area or on the basis of their location. Okay, similarly this is all about the classification which is based on the geographical or the locational difference of the data. Now to make this point very clear to you all, let me give you one illustration here. Suppose I need to find out the number of firms producing the cars in 2019. Okay, so obvious है all over India. ज़रूर तो नहीं है ना भाई एक ही region में ही एक firm है जो produce कर रही है car. Okay, different region में different number of firms हो सकते हैं जो cars produce कर रही होंगी, right? Therefore, in order to now place my information or classify my data on the basis of their location or the geographical difference, what I will do here is I'll arrange the number of firms according to the different location or the regions. Okay, like I have divided here in the state of Punjab, I have found that there is 30 firms who are producing car. Similarly in Haryana we have 20 firms producing the car. And in UP we have 25 firms producing the car. Guys, remember this is just an illustration to make the concept clear, and this is nothing to relate to the real world data. Okay, now तो हमने कैसे प्लेस किया है, नंबर ऑफ फर्म्स को एक साइड किया है और डिफरेंट रीजन डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से हमने हर फर्म को डिवाइड किया हुआ है. इस रीजन में इतनी फर्म है, हरियाणा में इतनी फर्म है, एंड सिमिलरली इन यूपी. ओके, नाउ talking about placing this geographical classification into a tabular or a graphical form, let's see how we'll be presenting this information in a graphical form. So for presenting the information on a graph, there are 2 important things one should keep in mind. Never ever forget to mention what is there on x-axis and what is there on y-axis. Okay, so on my x-axis I have place and on my y-axis I have number of cars. Okay, so in Punjab, as according to the data, I find out that there is 30 firms who are producing the car. Therefore, I'll make a bar here representing the region of Punjab, and similarly, I'll make 2 more bars representing the region of Haryana and UP. Okay.
So by looking at the figure, what is the information I am getting from this figure or this graph? It is representing the information of number of firms in different regions producing the car in the year of 2019, right? यही तो है. Always mention what is there on x-axis and y-axis because this makes your information very clear कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो. ओके, तो आपको देख के पता चल रहा है पंजाब के रीजन में कितने नंबर ऑफ फर्म्स हैं, कितने नंबर ऑफ फर्म्स हरियाणा में एंड यूपी, क्योंकि नंबर ऑफ फर्म्स किधर है हमारी वाई एक्सिस पे. ओके, तो हमें पता चल रहा है कि कितनी फर्म्स है जो कार प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज गिवन ऑन दी वाई एक्सिस. एंड when we are talking about the region or the geographical division or the locational difference of this data, it has been placed on the x-axis. For classification is the chronological classification. Chronological order means when we divide the data on the basis of the time period. टाइम के हिसाब से जब डेटा को क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, दैट इज कॉल्ड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ओके, जैसे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. जब आपको जैसे हिस्ट्री की कोई डेट्स होती हैं उनको बोला जाता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज करो या डिफरेंट इवेंट्स को अरेंज करो, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सबसे पहला कौन सा इवेंट हुआ फिर कौन सा हुआ. तो उस चीज़ को, उस क्लासिफिकेशन को जब हम टाइम के बेसिस पे डेटा को डिवाइड करते हैं, अरेंज करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ओके, नाउ लेट मी गिव यू वन एग्जांपल और इलस्ट्रेशन हियर. सपोज आई नीड टू फाइंड आउट द सेल्स ऑफ द फर्म इन 2019. भाई कितनी उन्होंने सेल की है इन द ईयर 2019. हियर आई मीन सेल्स ऑफ द फर्म टिल 2019. लेट्स टेक. ओके, suppose in the year of 2014 the firm has earned 80 lakhs, in 2015 85 lakhs, 16 में 90, 17 में 95 and in 18 and 19 सोचो फर्म की सेल्स और इंक्रीज हो जाते हैं and it has touched to 105 lakhs. ओके, तो सिमिलरली वी कैन सी कि हमने सेल्स ऑफ फर्म टिल 2019 अगर देखें हम, तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ईयर के हिसाब से देखा है भी कितने रुपए कमाए हैं हर साल उस फर्म ने. ओके, तो जैसे 2014 में 80 लाख कमाए, तो हमने क्या किया है डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ टाइम 2014 में कितना है, 15 में कितना है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हमने डिवीजन की है. एंड दिस इज ऑल अबाउट द क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. Then thirdly we have the qualitative classification. When I say qualitative, it means we'll be talking about the qualities or the attributes of the data. Okay, and here we'll be classifying the data on the basis of the quality or the attribute of the data. Particular क्या quality है, similar qualities वालों को एक साथ place करेंगे. For example, मैंने data collect करना है, तो मैं उसको according to the occupation, भाई कौन से ऑक्यूपेशन के, वेदर डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, एक पर्टिकुलर क्वालिटी है ना, एक एट्रीब्यूट है डेटा का, तो उसके हिसाब से मैंने उसको डिवाइड किया. या इफ आई डिवाइड द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जैन्स है, बुद्धिस्ट है. ओके, सो माई डेटा हैज अ पर्टिकुलर क्वालिटी. ओके, और अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट जिसके हिसाब से मैंने इसको डिवाइड किया. दिस इज ऑल अबाउट dividing the data or classifying the data on the basis of qualitative classification. Okay, then we have also studied, while talking about the qualitative classification, we majorly divide it into two basic classification. One is simple and other is manifold. Okay, let's see the simple classification. Simple classification के अंदर हम बात करते हैं जो हम डेटा को या तो एक पर्टिकुलर क्वालिटी की प्रेजेंट होने की वजह से एक जगह प्लेस करते हैं या उस क्वालिटी की प्रेजेंस ना होने की वजह से, मतलब कि एब्सेंस की वजह से एक साथ प्रेजेंट करते हैं. ओके, देयरफॉर दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ अ डाइकोटमी. डाइकोटमी मतलब दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो क्वालिटी प्रेजेंट है इसलिए एक साथ लगाया है, या वो क्वालिटी एब्सेंट है. ओके, तो आपने उन सब चीजों को एक साथ प्लेस किया है. So this is all about the simple classification. Example here is I'll divide, if I have to divide the data or the population according to the male or female category. Okay,
और अकॉर्डिंग टू द एजुकेटेड पॉपुलेशन और द अनएजुकेटेड पॉपुलेशन। ओके, तो मतलब मेल कैटेगरी में मैंने अगर डाला है तो उसके अंदर या तो वो मेल है तभी है उधर, है ना, और फीमेल कैटेगरी में क्यों जाएगा वो, क्योंकि वो मेल नहीं है। तो इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डाइकोटमी, या तो वो क्वालिटी प्रेजेंट है या वो क्वालिटी एब्सेंट है, उसके बेसिस पे तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन। Again, talking about the qualitative classification, another category or the subdivision we have is the manifold classification. Manifold matlab, here the classification will be based on the qualities of data which involves more than one characteristics. उधर तो हमने या एक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की सिंपल क्लासिफिकेशन में, मेन फोल्ड में हम उस डेटा की बात करेंगे जहां एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, and again we'll be placing or dividing the data into this classification. There may be more than 2 classes in the classification. क्या पता यहाँ more than 2 classes भी हों। ओके, सिंपल में जैसे हमने डिवाइड कर दिया था, या तो मेल है या फीमेल है, या एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है। ओके, कि हम एक चीज़, एक क्वालिटी की प्रेजेंस या एब्सेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ क्या होगा, या हम मोर देन वन क्वालिटी और वन कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल हियर सो दैट दिस क्लासिफिकेशन इज क्लियर टू यू ऑल। सपोज आई हैव डिवाइडेड द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। इट कुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मेल और फीमेल, एंड फर्दर आई हैव डिवाइडेड द कैटेगरीज इनटू लिटरेट एंड स्किल्ड। भाई पढ़े लिखे कौन है और किनके पास स्किल्स हैं। सिमिलरली आई हैव डिवाइडेड द फीमेल पॉपुलेशन इनटू लिटरेट एंड स्किल्ड, and further I have divided the literate and skilled into subdivision of rural area and urban area. भाई जेंडर में से, पूरे पॉपुलेशन में से मेल कितने हैं, उन मेल में से पढ़े लिखे कितने हैं और स्किल्ड कितने हैं, और अगर पढ़ाई की हुई है लिटरेट है तो क्या वो रूरल एरिया से कि अर्बन एरिया से, और अगर वो स्किल्ड है तो वो कौन से एरिया से है, रूरल से है कि अर्बन से है। ओके, therefore you can see here I have divided or made the classification of data in more than 2 classes. पहली क्लास थी मेरी अकॉर्डिंग टू जेंडर, सेकेंड क्लास है मेरी मेल फीमेल की, देन thirdly I have divided this category of the population into the literate or the skilled, and further I have divided it into the area wise rural or the urban. तो more than one characteristics की बात कर रही हूँ। So this is all about the manifold classification of data. And lastly we have the quantitative classification. It is very simple. By the name only you can figure it out what is this classification all about. We are here talking about the numeric division or the quantitative classification, right? So therefore this classification is based on their numerical value. Either will be placing them according to the highest to the lowest value, or opposite, that is from the lowest to the highest value. Numerical facts की बात कर रहे हैं, numeric data की बात कर रहे हैं, therefore it will consist of the quantitative or the numeric classification. Now let me give you an example again. Suppose I have to find out the annual profit. भाई कितनी profit कमा रही हैं firms. Okay, so I'll divide this category like in terms of my rupees. The firms who are earning the annual profit up to 1 lakh. Okay, the firm who are in loss or who are earning the profit up to 1 lakh are placed in the 1 class, and the firms earning the profit between 1 to 2 lakh is the second division, and in the third class I have the firm earning from 2 lakh to 3 lakhs, and similarly 3 to 4 lakhs and 4 to 5 lakhs. Okay, so I have made the class or the division here on the basis of the annual profit the firm is earning. And in the second part I have the number of firms. भाई total कितनी firms हैं, तो this is all about my numeric data. 1 लाख तक की प्रॉफिट वाली कितनी फर्म्स हैं, 5. अप टू 2 lakhs कितनी फर्म्स हैं, 150. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग और द dividing or classification of data on the numeric value. Okay, so here I have placed the value from the lowest to the highest. Okay, भाई 1 लाख से लेके 5 लाख तक की बात की है, तो लोएस्ट वैल्यू टू हाईएस्ट वैल्यू मैंने प्लेस की है. सो दिस इज ऑल अबाउट
the classification of quantitative data. So guys, it's time to tone up your brain. Remember, this section is basically for you all to know what you have gained from this section. You need to comment down all the answers along with your name in the comment section. Number one question for the day is, you need to define both the terms organization of data and collection of data. Second question for the day is, write down the characteristics of good classification. And lastly, you need to give me the principal objective of the classification. So that's it for today's video, guys. Do not forget to like, share and subscribe to my channel. And also, if you find this video helpful and you really liked it, do not hesitate to press in the thumbs up icon. And also guys, if you are new to this channel, please subscribe to the channel, which is Economics Window by Garima Singh. Thank you for